वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इन सेंस कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि वो मूवमेंट ना कर पाए। तो अगर हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसके मूवमेंट को स्टॉप कर रहे हैं? तो एंजाइम के। तो बेसिकली एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है वो आपको बेसिकली उस टेक्निक को रेफ़र करता है जिसमें कि हम एंजाइम को किसी इनर्ट सब्सटेंस के ऊपर या फिर उसके अंदर जो है वो कन्फाइन कर देते हैं, जिससे कि वो आपको स्टेबल हो जाए और फिर से फंक्शनली रीयूज़ हो सके। तो ये टेक्निक आपकी एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहलाती है। बेसिक एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक का ये बेनिफिट है कि ये स्टेबल और जो एंजाइम होता है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है और मोर एफिशिएंट हो जाता है अपने फंक्शन में। उसमें हम एंजाइम को बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल एंजाइम फ्री होंगे क्योंकि आपने एंजाइम को इमोबिलाइज कर दिया है। ये आपको मल्टी एंजाइम रिएक्शन सिस्टम के लिए काफ़ी आइडियल मेथड होता है और इसमें हम एंजाइम के फंक्शन को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली एंजाइम इमोबिलाइजेशन इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़ के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। और इसमें जो है आपको डिस्पोजल प्रॉब्लम जो होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का जो वेस्टेज होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं। मतलब जिस एंजाइम का हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, तो फिर जब एंजाइम यूज़ करनी होता है तो हम उसे डिस्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने उसको इमोबिलाइज कर दिया जिससे कि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो डिस्पोजल मटेरियल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि जो एंजाइम है वो एक्टिविटी अपनी लॉस कर दे इमोबिलाइजेशन के टाइम या फिर जब वो यूज़ में होता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। अब हम देखेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के मेथड। तो सबसे पहला मेथड है एड्सॉर्प्शन, सेकेंड मेथड है इंट्रैपमेंट, थर्ड मेथड है कोवेलेंट बाइंडिंग और फोर्थ मेथड है क्रॉस लिंकिंग। सबसे पहला मेथड है एड्सॉर्प्शन मेथड। एड्सॉर्प्शन मेथड यानी कि हम जो एंजाइम है उसको जो इनर्ट मटेरियल होगा उसके ऊपर जो है वो एंकर करेंगे, यानी कि उसके ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वो फिजिकली उस इनर्ट सरफेस से बाइंड कर जाएगा। इसमें जो इनर्ट सब्सटेंस यानी कि जो सपोर्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है वो या तो आपको इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है। और इनऑर्गेनिक जैसे कि एल्मिना, सिलिका जेल, कैल्शियम फॉस्फेट जेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में आप स्टार्च, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या फिर DEAE सेफेडेक्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका इनर्ट सब्सटेंस होता है उसके सरफेस पे जो है एंजाइम जो है वो फिजिकली बाइंड कर देते हैं। और ये बाइंडिंग जो होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के थ्रू होती है या फिर आपके वो सॉल्ट लिंकेजेस फॉर्म करके करते हैं। जो एब्जॉर्प्टिव इमोबिलाइजेशन है वो आपको अलग अलग तरीके से कैरी कर सकते हैं। अब वो मेथड्स देखते हैं। सबसे पहला मेथड है वो है आपको स्टैटिक पोर्स। ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड होता है। इसमें जिस भी एंजाइम को हमें इमोबिलाइज करना होता है उसका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर इनर्ट सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो है उसको कांटेक्ट में लाते हैं और किसी तरह का कोई एजिटेशन या फिर स्टरिंग नहीं किया जाता है। मतलब आप क्या करोगे कि इनर्ट सब्सटेंस के ऊपर उसको सॉल्यूशन को ऊपर डाल दोगे जिससे कि वो एंजाइम जो है वो इनर्ट सब्सटेंस के साथ आपको बाइंड कर जाएगा, या तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म करके या फिर सॉल्ट लिंकेजेस फॉर्म करके। सेकेंड मेथड है वो है डायनेमिक पोर्स। डायनेमिक पोर्स जो है वो आपको लैबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। इसमें जिस भी एंजाइम को इमोबिलाइज करना होता है उसके सॉल्यूशन को हम जो इनर्ट सब्सटेंस होता है उसके साथ मिक्स कर देते हैं और कांस्टेंट स्टरिंग या फिर एजिटेशन करते रहते हैं जिससे कि एंजाइम अच्छे से इनर्ट सब्सटेंस के ऊपर बाइंड अप कर जाए। यानी कि आपका ये जो इनर्ट सब्सटेंस है पूरे सॉल्यूशन को इसके में इसको डाल देते हैं जिससे कि आपका ये जो एंजाइम है वो इनर्ट सब्सटेंस के सरफेस पे ऐसे बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट स्टरिंग करी जाती है जिससे कि वो प्रॉपरली वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, ये प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव होता है और इसमें यूनिफॉर्म और हाई लोडिंग होती है क्योंकि स्टरिंग की वजह से जो इनर्ट सब्सटेंस के सारे सरफेस होते हैं वो प्रॉपर कांटेक्ट में होते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब आप स्टैटिक पोर्स करते हो तो सिर्फ आप इसके ऊपर पोर कर रहे होते हो और एजिटेशन नहीं होता है तो सर्फेसिस जो है उसमें उससे वो बचे भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि कॉन्स्टेंट स्टरिंग होती है तो इसके सारे सर्फेस जो है इनर्ट सब्सटेंस के वो आपके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं और एंजाइम जो है वो आपको बाइंड अप करता है हर तरफ।
ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका, वो है रिएक्टर लोडिंग। इसमें क्या करते हैं, जो कैरियर होता है यानी जो इनर्ट सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर आपको एंजाइम को इमोबिलाइज करना होता है, उसको हम रिएक्टर में डाल देते हैं और फिर उसके बाद एंजाइम सॉल्यूशन जिस भी एंजाइम को इमोबिलाइज करना है उसको उस रिएक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें ऑलरेडी कैरियर प्रेजेंट होता है। और इसमें एंजाइम जो है, या तो एंजाइम चारों तरफ सर्कुलेट करके या फिर एंजाइम कैरियर सॉल्यूशन को हम एजिटेट करके यहाँ पे एड्सॉर्प्शन करा सकते हैं इनर सब्सटेंस के सरफेस पे। नेक्स्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रो डिपोजिशन। तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन में क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि हम एंजाइम के सॉल्यूशन को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जिसमें कि मतलब सॉल्यूशन जो बनाया होता है जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसके एक इलेक्ट्रोड के बाद हम कैरियर को प्लेस कर देते हैं और उसके बाद इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आपको इसमें जितने भी एंजाइम हैं वो जाके कैरियर के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी हम कैरियर सिस्टम इस मेथड में यूज़ करते हैं वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल होना चाहिए। कुछ एंजाइम जो कि आपको एड्सॉर्प्शन मेथड से इमोबिलाइज किए जाते हैं वो है अल्फा अमाइलेज, जिसमें कि कैल्शियम फॉस्फेट एज अ कैरियर मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। अमाइलो ग्लूकोसिडेज, जिसमें कि अगार जेल या DAE स्फेडेक्स जो है वो कैरियर मैट्रिक्स की तरह काम करता है। कैटेलेज, जिसमें कि एक्टिवेटेड चारकोल एज अ कैरियर यूज़ करते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम, जिसमें कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया जाता है कैरियर सिस्टम की तरह। और सब्स्टिसिलिन, जिसमें कि सेलुलोज यूज़ किया जाता है आपको कैरियर मैट्रिक्स की तरह। सबस्टिलिसिन एंजाइम, जिसमें कि सेलुलोज एज अ कैरियर मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड है इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट में एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं हम उसको जेल या पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर फिजिकली हम एंजाइम को इंट्रैप करके उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स होता है यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो एंजाइम तो पास नहीं कर पाता, लेकिन उसमें जो सबस्ट्रेट होता है या जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होता है वो ईजिली स्पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो आपके एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर ही इंट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं इसमें एंजाइम को इंट्रैप करने के लिए वो है आपका पॉलीएक्राइलोमाइड जेल, कोलाजन, जेलेटिन, स्टार्च, सेलुलोज, सिलिकॉन और रबर। इसमें जो इंट्रैपमेंट करते हैं हम फिजिकली जो इंट्रैप्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो आपको बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है। जैसे या तो हम एंजाइम को जेल के अंदर इंट्रैप कर सकते हैं या फिर हम एंजाइम को फाइबर्स के अंदर इंट्रैप कर सकते हैं या फिर एंजाइम को हम माइक्रो कैप्सूल के अंदर इंट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो जेल में क्या होगा कि एंजाइम्स आपके कुछ इस तरह से इंट्रैप होंगे, फाइबर्स में आपके इस तरह से एंजाइम्स को हम इंट्रैप कर लेते हैं और माइक्रो कैप्सूल्स यानी कि आपके इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं जिसके अंदर हम एंजाइम को इंट्रैप करते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक फॉर्म्स होता है मैट्रिक्स का वो पोलिमराइज कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो कैप्सूल फॉर्म होते हैं जिसके अंदर एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो आपको प्रेजेंट होता है। जो माइक्रो कैप्सूलेशन के थ्रू जो हम एंजाइम इंट्रैपमेंट करते हैं उसमें क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर से एंजाइम के लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, तो ये आपका मेजर एक डिसएडवांटेज। माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो होता है इसमें आपको स्फेरिकल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर लिक्विड या सस्पेंशन जिसमें कि आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो आपको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रैप हो जाते हैं। जो मेम्ब्रेन है वो आपका पॉलीमेरिक हो सकता है, लाइपोइडल हो सकता है, लाइपोप्रोटीन बेस्ड हो सकता है या फिर नॉन आयनिक हो सकता है नेचर में। माइक्रो इनकैप्सुलेशन आपको 3 मेथड से किया जा सकता है, या तो आपको स्पेशल मेम्ब्रेन रिएक्टर्स बिल्ड करके कर सकते हैं या फिर इमल्शन का फॉर्मेशन करके कर सकते हैं या स्टेबलाइज करके हम माइक्रो कैप्सूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड है वो है कोवेलेंट बाइंडिंग। कोवेलेंट बाइंडिंग में आपको जो है वो आपके जो एंजाइम है वो इनर्ट यानी कि आपका ये जो इनर्ट मटेरियल है यानी कि कैरियर है उसके ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके एंजाइम जो है वो आपको अटैच होते हैं। ये टेक्निक जो है बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो भी हम इनर्ट सपोर्ट यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वो प्री एक्टिवेटेड सपोर्ट फॉर्म हो सके जहाँ पे आपको एंजाइम्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप कर सके, ठीक है। तो जो कॉमन मेथड्स है साइनोजेन ब्रोमाइड एक्टिवेशन, इसमें बेसिकली क्या करते हैं जो भी इनर्ट सपोर्ट मटेरियल जिसके अंदर आपका ग्लाइकॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है जैसे कि सेलुलोज, सेफ्रोज, सेफ्राडेक्स, इसको हम
साइनाइड ब्रोमाइड से एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद उसको एंजाइम के कांटेक्ट में लाते हैं जिसको इमोबिलाइज करना है, और वो एंजाइम फिर इसके सरफेस पे बाइंड अप करता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके, और फिर वो इमोबिलाइज हो जाता है। जैसे देखिए ये आपका जो भी सपोर्ट है उसमें ये ग्लाइकॉल्स है, ग्लाइकॉल्स फिर आपका साइनाइड ब्रोमाइड से रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपका साइनाइड ब्रोमाइड जाके अटैच हो जाता है इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके, फिर ये रिएक्टिव बन जाता है जिसके ऊपर जब हम एंजाइम पुट करते हैं तो एंजाइम जाके आपका यहाँ पे बाइंड अप कर जाता है इस कार्बन के साथ, और फिर एंजाइम जो है इमोबिलाइज हो जाता है। सेकेंड, NaNO2 और HCl से ट्रीट करके जिसके वजह से वो आपको कोवेलेंटली बॉन्ड करते हैं टायरोसिल के साथ, हिस्टिडिल ग्रुप ऑफ एंजाइम के साथ। नेक्स्ट मेथड है डाइजोटेशन। डाइजोटेशन में जो कुछ आपके सपोर्ट मटेरियल जैसे कि बेंजोइल, सेलुलोज, एमिनो डेरिवेटिव्स जो पॉलिस्टीरीन के होते हैं, या एमिनो सिलेनाइज्ड पोरस ग्लास जो है, उनको डाइजोटेशन करते हैं आपको NaNO2 और HCl से ट्रीट करके, जिसकी वजह से वो आपके इनर्ट सपोर्ट मटेरियल्स जो है वो आपको टायरोसिल जो कि आपको एंजाइम के हिस्टिडिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है उससे कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, और उसके बाद वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। यानी कि आपका जो ये इनर्ट मटेरियल है जब NaNO2 और HCl से रिएक्ट करेगा तो वो आपको रिएक्टिव बन जाएगा, जिस पे कि जब एंजाइम जो है वो एंजाइम के टायरोसिल से जो कि आपको हिस्टिडिल ग्रुप पे प्रेजेंट होता है उससे बाइंड करके फिर वो इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमने इनर्ट सब्सटेंस लिया होता है और जो एंजाइम लिया होता है, दोनों के एमिनो या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसको प्रीवियसली ट्रीट किया जाता है केमिकली, ताकि वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सके, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C3OH और Cl के साथ ट्रीट करके आपको RCOCH3 उसने दिया, फिर हाइड्रोजिन के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो वो RCONH फॉर्मेशन करता है, फिर NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करके वो आपको एक रिएक्टिव बन जाता है। जब वो एंजाइम उसके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो आपको इमोबिलाइज्ड एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन बाई और पॉलीफंक्शनल रिएजेंट। इसमें जो रिएजेंट जैसे कि ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो यूज़ किया जाता है आपको बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, जो एंजाइम होता है और जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसके एमिनो ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओलिगोग्लूटाल्डिहाइड है, जब वो एंजाइम से रिएक्ट करता है तो आपको इस तरह से इमोबिलाइज्ड एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका जाके इस जगह पे आपको एंजाइम जो है वो जाके बाइंड अप हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे एंजाइम्स के एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इमोबिलाइज किए जाते हैं, जैसे अल्फा अमाइलेज जिसमें कि DEAE सेलुलोज एज अ कैरियर मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन होता है बाइंडिंग के लिए। सेलुलेज जो एंजाइम है उसमें पॉलीयूरिथेन एज अ कैरियर मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है, और आइसोसाइनेट जो है वो आपका बाइंडिंग रिएक्शन होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज में पोरस ग्लास एज अ कैरियर मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है, और आइसोथायोसाइनेट रिएक्शन होता है। प्रोनेस में CN सिफिटिक्स जो है वो कैरियर मैट्रिक्स एज अ यूज़ किया जाता है, और कार्बोडिमाइड एक्टिवेशन रिएक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ मेथड की, जो है कि क्रॉस लिंकिंग। इसमें किसी भी सॉलिड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें क्रॉस लिंक फॉर्म होता है आपको एंजाइम मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट जैसे कि ग्लूटाल्डिहाइड, डाइजोबेंजीडीन, हेक्सामिथाइलिन, डायोसाइनेट और टॉलिन डाई आइसोथायोसाइनेट जो होता है वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपको एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और फिर वो आपको बैकबोन की तरह एक्ट करते हैं, जिससे कि वो आप एंजाइम अपने आपस में एक दूसरे के साथ ब्रिजेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो आपको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है एज अ क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट। जो टेक्निक है वो सिंपल होता है लेकिन और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो एंजाइम के डीनेचुरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो ये आपको एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जैसे कि एमिनो एसाइलेज एंजाइम जो है वो आपको DLSL एमिनो एसिड से L एमिनो एसिड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज आइसोमरेज जो है वो आपको हाई फ्रक्टोज सिरप, गैलेक्टोज
से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। पेनिसिलिन एसाइलेज जो है वो आपको सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एमाइलेज का यूज़ ग्लूकोज के प्रोडक्शन में स्टार्च से किया जाता है, स्टार्च से ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। राइबोन्यूक्लियेज जो है इसमें आरएनए से न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के में काफ़ी इफेक्टिव होता है। बायोकेमिकल एनालिसिस में भी आपको एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज़ होता है। तो इसमें बेसिकली आपको एनालिटिकल टेक्निक के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है ताकि आपके कुछ बायोकेमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस की जा सके। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये इन्वॉल्व होता है कि जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम का एक्शन होता है सबस्ट्रेट पे वो आपको सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है या फिर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देता है या फिर कोफैक्टर के कंसंट्रेशन में अल्टरेशन कॉज करता है, जो कि आपको यूज़ होता है फिर उस कंपाउंड के एसे के लिए। ठीक है, तो अलग अलग एंजाइम जो कि आपको यूज़ किए जाते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए वो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज के लिए, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज कोलेस्ट्रॉल के लिए, अल्कोहल ऑक्सीडेज अल्कोहल के लिए, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज से गैलेक्टोज की सिंथेसिस हो सकती है, पेनिसिलिन से पेनिसिलिन की, सिफेलोस्पोरिनेज से सिफेलोस्पोरिन सबस्ट्रेट को ऐसे किया जाता है। ये आपको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एफिनिटी की, क्योंकि इसमें आपको एंजाइम क्या है हर जगह पे सरफेस पे या सरफेस के अंदर जो है इंट्रैप किया जा रहा है, तो इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ या कोफैक्टर्स। तो ये था अबाउट आपका एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।